वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि अपोजिशन जमातों का आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में धरने का फैसला किया गया। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक हुए। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर धरना दिया जाएगा। तमाम अरकान को पार्लियामेंट के सामने पहुंचने का कहा गया है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अरकान असम्बली को डी चौक पहुंचने की हिदायत। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं हुकूमत ने जानबूझकर बानी की बिनाई खत्म कर दी। हुकूमत की तरफ से मुजरिमाना गफलत हुई। अपोजिशन जमातों के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात भी हुई। गंडापुर ने सहाफ़ियों के सवाल पर कहा, मैं अगर ना मिला तो तुम लोग ड्रामा बनाओगे। पार्लियामेंट हाउस के सामने जुमे से धरना होगा। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कहते हैं अभी कोई मुतालबा नहीं कर रहे, धरने में सबके सामने मुतालबात रखेंगे और मुतालबात की मंजूरी तक हमारा धरना ख़त्म नहीं होगा। सदर ने 3 दिन बाद पार्लियामेंट से खिताब करना है। हमारी बात ना सुनी गई तो सदर का जॉइंट सेशन से खिताब कैसे होगा? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ऐलान किया है, धरना कल होगा, मुतालबात कल हम रखेंगे। आज हम कुछ नहीं कहते, कल हम मुतालबात रखेंगे और वो मुतालबात मानने तक फिर अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है उसकी जिम्मेवार हुकूमत होगी। पार्लियामेंट में परसों 3 तारीख को प्रेसिडेंट बोलेगा। अगर हमारा वहां धरना होगा, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा तो जॉइंट सिटिंग में फिर प्रेसिडेंट का क्या एड्रेस कैसे होगा? बानी पीटीआई की दाईं आंख की 85% बिनाई चली गई। फ्रंट ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने बताया अक्टूबर तक दोनों आंखों की बिनाई ठीक थी, उसके बाद धुंधला नजर आने लगा। जेल सुप्रिंटेंडेंट को कई बार इतला दी लेकिन किसी ने संजीदा नहीं लिया। आई ड्रॉप देते रहे। एक दिन दाईं आंख की बिनाई मुकम्मल खत्म हो गई। ताल मुंतकली और इंजेक्शन लगाने के बावजूद 10 से 15% ही दिखाई देता है। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर से मुलाकात में बानी पीटीआई के बयान पर मुश्तमिल रिपोर्ट सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई बैरिस्टर सलमान सफदर की 7 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में बानी पीटीआई की आंख का जाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ से फौरी मुआयने का मुतालबा किया गया। पीटीआई के मुताबिक अक्टूबर 2025 तक दोनों आंखों की बिनाई ठीक थी। उसके बाद मुस्तकिल धुंधलाहट और धुंधला नजर आने की शिकायत हुई। उस वक्त के जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम को बारहा इत्तला दी लेकिन शिकायत के अजाले के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। बाद अज़ां दाई आंख की बिनाई अचानक और मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयना करने के लिए बुलाया गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक उन्हें ब्लड क्लॉट की तशखीस हुई जिससे शदीद नुकसान पहुंचा। इलाज बशमूल इंजेक्शन के बावजूद दाईं आंख की बिनाई सिर्फ 15% बहाल हुई है। यानी के मुताबिक 3 माह पहले बिनाई कम होने का मसला दरपेश आया तो जेल हुक्काम ने संजीदा नहीं लिया। आई ड्रॉप देते रहे जिसके बाद अचानक बिनाई चली गई। रिपोर्ट में बानी की कैद तन्हाई और टीवी तक रसाई न होने पर किताबें फराहम करने की इस्तदा की गई। बानी पीटीआई ने बताया 5 माह से वकला से मुलाकात नहीं हुई, बहनों और रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं दिया गया। सर्दियों में एक छोटा हीटर मिलता है, गर्मियों में सेल में हब्स हो जाता है। मच्छर और कीड़े मकोड़ों की भी शिकायत की। बानी पीटीआई ने गर्मियों में ठीक से सो ना पाने का भी शिकवा किया। कहा गर्मियों में रेफ्रिजरेटर की सहूलत भी मैसर नहीं। गर्मियों में सिर्फ एक कूल बॉक्स मुहैया किया गया, वो भी हमेशा मौसर नहीं होता। बानी पीटीआई के बकौल उन्हें गर्मियों में 2 से 3 बार फूड पॉइजनिंग हुई। 2 साल से दांतों का मुआयना भी नहीं कराया गया। उनकी उम्र के मुताबिक बाकायदगी से ब्लड टेस्ट नहीं कराए जा रहे। बानी पीटीआई ने इससे पहले कभी सेहत के मसाइल को मसला नहीं बनाया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अडियाला जेल के सेल ब्लॉक में सख्त सिक्योरिटी और 24 घंटे निगरानी की जा रही है। CCTV कैमरे लगे हैं और सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। रिपोर्ट में बानी पीटीआई को जेल में मिलने वाली सहूलतों के हवाले से बताया गया कि उन्हें रोजाना वर्जिश और चहलकदमी के महदूद औकात मुयस्सर हैं, जबकि महदूद वर्जिश के आलात और खुली जगह दस्तयाब है। वफाकी हुकूमत बानी पीटीआई की आंख का मुआयना कराए। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की मौजूदगी में 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई की आंख का मुआयना कराया जाए। हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। कोर्ट ने बानी पीटीआई का 16 फरवरी से पहले आंख का मुआयना कराने का हुक्म दे दिया। फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की सदा मुस्तरद करते हुए बानी पीटीआई के बच्चों से फोन पर बात कराने की हिदायत कर दी। पीटीआई की जेल में हालत और फराहम करदा सहूलियात से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। बानी पीटीआई ने जेल में हिफाजती इक़दामात और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। अदालत में हुकूमत ने 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई का दोबारा मुआयना कराने की यकीन दहानी कराई।
अटॉर्नी जनरल ने बानी पीटीआई से बच्चों की फोन पर बात कराने की भी यकीन दहानी कराई। सलमान सफदर ने कहा बानी पीटीआई को कुछ किताबें भी मुहैया की जाएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा डॉक्टर्स कहेंगे तो किताबें फराहम कर दी जाएंगी। सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि मुझे 100 से ज्यादा फोन कॉल्स और मैसेजेस आए, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये अदालत की अमानत है, मैं नहीं बता सकता। यहाँ तक कि बीवी को भी कुछ नहीं बताया। बानी पीटीआई रिहा होने वाले हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर की मीडिया से बातचीत। कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं। 1-2 दिन में कानूनी टीम तिब्बी बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेगी। साहब की रिहाई का टाइम हो गया है। 1-2 दिन में ही लीगल टीम जो है इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के बिहाफ पर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुरजोर अपनी पिटिशंस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, मगर खान साहब का केस किसी मेडिकल के ऊपर रियायत के ऊपर बाहर आने का नहीं। मेरी रिपोर्ट को मनोवान सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसको वजन दिया और उसको कबूल किया। अगर बानी पीटीआई का 4 माह से इलाज नहीं किया गया तो फिर संजीदा बात है। वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा 2 दिसंबर को बानी पीटीआई से बहन ने मुलाकात की। जब जेल से बाहर आई तो सहाफ़ी ने अज़मा खान से सेहत से मुतालिक पूछा। बानी की बहन ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। बानी पीटीआई का आंखों की बीमारी से मुतालिक माजी का कोई रिकॉर्ड नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो हुकूमत बानी के डॉक्टर्स को भी बोर्ड का हिस्सा बना देगी। किसी को भी किसी की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए, ये जुर्म है। में कहा गया है 4 माह से उनको शिकायत थी, इलाज नहीं किया गया। अगर वाकई 4 माह से ये उनकी शिकायत थी और इलाज नहीं किया गया तो ये वाकई फिर मामला सीरियस ही जाना जाएगा। 2 दिसंबर को उनकी बहन उज़मा खान साहबा ने उनके साथ मुलाकात की। जब उज़मा खान साहबा बाहर आई तो उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। उनका इससे पहले कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है आंखों की किसी किस्म की बीमारी का। तो डॉक्टर ने जेल में चेक करके उनको कहा होगा कि जी फलां ड्रॉप्स आपको ले ले, लेकिन जब उनको अफाका ना हुआ तो फिर फौरी तौर पे इलाज करवाया गया। उनके सेहत के मामले पे कैटेगोरिकली कहता हूँ कि सियासी कंसिडरेशन को लाना जो है ये बिल्कुल एक जुर्म है। दिल आज टूट गया। हमशीरा बीबी बानी पीटीआई अलीमा खानम कहती हैं जो शख्स 2.5 साल से जेल में है उसके लिए हमने कुछ नहीं किया, हम सब जिम्मेदार हैं। हमने बानी के साथ ज्यादती की। सूबाई हुकूमत ने इंतज़ार किया बानी की नज़र ख़राब हो जाए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी बोले बानी के साथ तिब्बी दहशतगर्दी की गई। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी का पैगाम है अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ फौरी मुकदमा दायर किया जाए। आज मेरा दिल टूट गया कि हमने ऐसे शख्स के लिए जो 2.5 साल से जेल के अंदर बैठे हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया उनके लिए। सब ने उनके साथ ज्यादती की। 3 महीने से इमरान खान कहते हैं कि मैं उनको बता रहा था कि नज़र नहीं आ रहा है मुझे एक आंख में। इन्होंने इंतज़ार किया कि इमरान खान की नज़र ख़राब हो जाए। जिसकी सरपरस्ती पंजाब की जाली हुकूमत कर रही थी, उन्होंने इमरान खान साहब के उनकी आंख के साथ तिब्बी दहशतगर्दी की। जानबूझकर इस तरह किया गया है और ये इंतहाई तशवीशनाक है। इमरान खान साहब की तरफ से खुसूसी हिदायत आई है। सलमान सफदर साहब ने कहा, खान साहब ने कहा है सलमान राजा को कहो अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ फौरी मुकदमा दायर करें। बांग्लादेश में इंतखाबात और रेफरेंडम वोटों की गिनती का अमल जारी। इब्तदाई गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक BNP और इत्तेहादी जमातें आगे जबकि जमातें इस्लामी और इत्तेहादी जमातें पीछे हैं। नताइज के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ढाका में मौजूद नुमाइंदा ARY न्यूज़ राजा मोहसिन एजाज से। बताइएगा नताइज के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बांग्लादेश के 13वें कौमी इंतखाबात और इस्लाहाती रेफरेंडम के हवाले से होने वाली वोटिंग की गिनती इस वक्त जारी है और हम इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश के बाहर मौजूद हैं और इस वक्त तक तकरीबन अब 50 से 55% तक जो नताइज हैं वो आ चुके हैं और गैर हतमी नताइज के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मामूली बरतरी हासिल है इन इंतखाबात में। BNP के जो सरबराह हैं तारिकुर रहमान वो अपनी दोनों नशिस्तें ढाका 17 और बोगरा वाली नशिस्त दोनों नशिस्तें जीत गए हैं, जबकि उनकी जमात और उनके अलायंस को भी इस वक्त बरतरी हासिल है और दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी अलायंस है और मामूली सा फर्क है अब तक के नताइज के मुताबिक। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही बताया था कि क्योंकि 2 पर्चियां हैं और रेफरेंडम के हवाले से भी लोगों ने अपनी राय का इजहार किया तो इस की वजह से नताइज के ऐलान में मामूली ताखीर हो सकती है।
الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بتایا بھی گیا کہ جو ہی نتائج مکمل ہوں گے تو اس سلسلے میں میڈیا کو باقاعدہ بریف بھی کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں بی این پی اور اتحادی جماعتوں میں برتری۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق 40 نشستوں کے غیر حتمی نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ بی این پی اور اتحادیوں نے 32 نشستیں حاصل کر لی۔ جماعت اسلامی کا اتحاد اب تک 8 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ 299 نشستوں پر انتخابات ہوئے ہیں۔ ریفرینڈم میں بنگلہ دیش کے 72.9% شہریوں نے اصلاحات کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ بنگلہ دیش انتخابات میں کچھ علاقوں میں تصادم دھاندلی کا الزام۔ راجشاہ شاہی 3 میں آزاد خاتون امیدوار پر پولنگ اسٹیشن کے باہر تشدد۔ آزاد امیدوار حبیبہ بیگم کو پولنگ اسٹیشن کے باہر تھپڑ مارے گئے۔ خاتون امیدوار نے بی این پی کے سابق وارڈ رہنما پر تشدد کا الزام لگایا۔ خاتون امیدوار کو ووٹر سے ملاقات کے دوران نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب ڈھاکہ میں بی این پی کے حامیوں نے طلبہ تحریک کے امیدوار پر حملہ کر دیا۔ سراج پور میں یوتھ کے صدر پر حملہ آوروں نے تشدد کیا۔ ٹھاکر گاؤں میں بی این پی کے سیکرٹری جنرل فخر الاسلام عالمگیر کے حلقے میں بیلٹ پیپر پر پہلے سے ٹھپے لگے پائے گئے۔ بھارتی شہر احمد آباد میں ایئر انڈیا کا طیارہ پائلٹ نے جان بوجھ کر گرایا۔ بھارتی میڈیا نے بتایا پائلٹ نے فیول سوئچ بند کر دیے تھے۔ طیارہ ٹیک آف کے چند لمحوں بعد ہی میڈیکل کالج ہاسٹل پر گر گیا۔ طیارہ گرنے سے 160 مسافروں کی جان چلی گئی تھی۔ پائلٹ کی ذہنی صحت کے حوالے سے سوال اٹھائے گئے ہیں۔ پاکستان نے دوسرا مقامی ساختہ سیٹلائٹ EO2 کامیابی سے لانچ کر دیا۔ ISPR نے بتایا پاکستان کا EO2 سیٹلائٹ چین سے کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کیا گیا۔ اسپارکو نے چین کے یانگ جیانگ سی شور سینٹر سے اہم سنگمیل عبور کیا۔ سیٹلائٹ منصوبہ بندی اور وسائل کے انتظام کے لیے اہم ڈیٹا فراہم کرے گا۔ زمین کے مشاہدے اور امیجنگ کی صلاحیت بڑھائے گا۔ سیٹلائٹ گورننس، آفات سے بچاؤ اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی میں معاون ثابت ہوگا۔ پاکستان میں مقامی EO2 سیٹلائٹ کی تیاری خود انحصاری کی طرف بڑا قدم ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی سیٹلائٹ کی کامیاب لانچ پر مبارکباد۔ نواز شریف کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات، اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم نے صدر کو غزہ بورڈ اجلاس میں شرکت پر اعتماد میں لیا۔ ملک کی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ صدر آزاد کشمیر کے انتخابات اور امیدوار کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ پی نون لیگ میں ورکنگ ریلیشن شپ بہتر اور مشاورتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی شرکت کی۔ میاں والی نے 4 سال پنجاب پر حکومت کی لیکن ایک بھی ترقی کا نشان نظر نہیں آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جلسے سے خطاب، کہا میاں والی والو اب وہ دن چلے گئے جب آپ سے ووٹ لے کر کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ میرا دل میاں والی میں ہے، آج میں میڈیکل کالج کا تحفہ لے کر آئی ہوں۔ 4 سال میاں والی نے نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ بہت غور سے میاں والی کو دیکھتی رہی، ایک بھی ترقی یا خدمت کا نشان نظر نہیں آیا۔ میری پیدائش میاں والی کی نہیں ہے لیکن میرا دل میاں والی میں ہے۔ مریم نے صرف میاں والی سے اپنی محبت کا دعویٰ نہیں کیا، بتاؤ میاں والی میں گرین بس آئی کہ نہیں آئی؟ ستھرا پنجاب میاں والی کی سڑکیں صاف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ میاں والی میں دل کا ہسپتال بنا ہے کہ نہیں بنا؟ میاں والی کے لیے میڈیکل کالج کا تحفہ لے کر آئیں۔ اب میاں والی کو اپنا حق لینے کے لیے کسی اور کی دہلیز پہ نہیں جانا پڑے گا۔ 3 لاکھ ایکڑ 5-5 ایکڑ کے ٹکڑے کر کے مریم نواز شریف ان خاندانوں کو بالکل مفت دینے لگی ہے جن کے پاس روزگار کا ذریعہ نہیں ہے۔ 25 سال کی لیز پہ دے رہی ہوں اور اس کے ساتھ کسان کارڈ دے رہی ہوں تاکہ آپ کو بیج کے لیے، کیڑے مار دوائی کے لیے اور آپ کو فرٹیلائزر کے لیے اگر پیسے چاہیے تو آپ کو کارڈ میں اویلیبل۔ مرتضی وہاب نے جماعت اسلامی کے کاؤنسلر منافق قرار دیتی ہے۔ میئر کراچی نے کہا حافظ نعیم کی یوسی میں سڑک بھی KMC نے بنائی۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور KMC مل کر کام کر رہی ہے۔ 9 منافقوں کے ٹاؤن والے بھی اسپیڈ پکڑے۔ رحمان صاحب خلیل خان فاختہ اڑاتے ہیں، وہ فاختہ اڑاتے رہے۔ نعیم الرحمان صاحب کی یوسی جو ہے نا، سڑک کس نے بنائی؟ ہم نے بنائی۔ پہلوان گوٹ کی سڑک ہے، اس کو کوئی اون نہیں کرتا، ہم نے کہا ہم بنا کے دیں گے۔
पीपल्स पार्टी के 13 टाउन भी मेरे अपने, KMC भी मेरी है, सिंध हुकूमत भी मेरी है, हम मिलकर काम करेंगे। बाकी जो 9 मुनाफिकों के हैं ना, उनको बोलें कि वो स्पीड पकड़े, काम करें। आपको शारे फैसल पे जो रस्तों के बोर्ड है ना, उसके ऊपर भी नईम रहमान साहब नजर आते हैं। वैलेंटाइंस डे, आई लव यू ऑफिसर नईम रहमान साहब। 14 फरवरी को मैं उनको फूल भेज देता हूँ। हाफिज नईम ने मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का इशारा दे दिया। कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। कराची के हुकूक के लिए 14 फरवरी का धरना भरपूर होगा। कराची के मसाइल जारहाना अंदाज में हल करने का वक्त आ गया। प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल नहीं हो रहे। रोजाना वाकयात होते हैं गटर में गिरने के, रोजाना ट्रॉलों के नीचे नौजवान आ रहे हैं। जो गुल प्लाजा का वाकया हुआ, इसने तो बिल्कुल बेनकाब कर दिया हुकूमत को और उसकी नाअहली को। सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। काबिज मेयर है, अदम एतमाद की जो तहरीक जिस पर काम शुरू कर दिया है, इंशाअल्लाह करीब इसको हतमी शक्ल देंगे। तो 14 तारीख का धरना है सिंध असम्बली पे, वो भरपूर तरीके से किया जाएगा। क्या वो वक्त आ गया है कि एग्रेसिवली इस मसले को एड्रेस किया जाए। साबिक MNA लाल चंदा करानी के बेटे की शादी में हवाई फायरिंग वीडियो वायरल होगी। कासिमाबाद में गाड़ियां रोककर सड़क के दरमियान अंधाधुंध फायरिंग की गई। मजीद क्या तफसीलात है, जाम फरीद लाखों से जानेंगे। बताएगा जाम फरीद। जी, सिंध हुक्मरान तंजीम की जानिब से अपनी हुकूमत के जो दावे थे उसको रोड डाला गया है। कमिश्नर हैदराबाद फयाज अब्बासी की जानिब से हवाई फायरिंग पे 144 कलम लागू किया गया था, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक सूबाई वजीर हैं और साबिक रुकन असम्बली नेशनल असम्बली हैं लालचंद हुक्रानी, जिसके बेटे योगल गुबार की शादी थी, जिसमें सरेआम जो है फायरिंग की गई है और असलहे की नुमाइश की गई है। वादुआ रोड खेला जाता है ये जो कासमाबाद का इलाका है, जिसमें थाना नसीर नगर और थाना भिटाई नगर की हुदूद आती हैं। नेरून कोट एक नामी हाल था जिसमें ये शादी रखी गई थी, जहाँ पे बारात जैसे ही आने वाली थी तो बारात को रिसीव करने के लिए बारातियों की जानिब से और दूल्हे के जो कजन थे उनकी जानिब से सरेआम हवाई फायरिंग की गई है, जबकि जदीद जो असला है उसकी नुमाइश भी की गई है। असलहा भी इस्तेमाल किया गया है, वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। जाम फरीद लाखों इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। कराची के इलाके पापोश में बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके खातून को कत्ल कर दिया। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। गार्ड ने खातून को रकम देने के बहाने ATM पर बुलाया, वहीं तकरार हुई। गार्ड ने ATM बूथ के बाहर खड़ी खातून पर गोलियां चला दी। साथ ही गार्ड ने रोकने की कोशिश की। शदीद जख्मी खातून को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो दम तोड़ गई। सिक्योरिटी गार्ड सादिक को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बताया चांदनी चौक की 32 साला जाहिदा बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की दोस्त थी। जाहिदा ने गुज़श्ता माह गार्ड से 50,000 रुपये लिए थे, अब मजीद रकम का मुतालबा कर रही थी। खातून के पास गार्ड की नाजेबा वीडियो थी जिसे वायरल करने की धमकी दे रही थी। सैलाब मुतासरीन के लिए अब तक 8 लाख मकान तामीर कर चुके। इस साल 21 लाख मकान बनाने का हदफ पूरा कर लेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग दुनिया का सबसे बड़ा तामीर नौ मनसूबा करार दे दिया। एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा, मकानों की तामीर आलमी, एशियाई और इस्लामी तरक्याती बैंक के ताउन से मुमकिन हुई। Almost 800,000 houses. We are on our way of reconstructing more than 1.5 million houses. In this calendar year, we'll complete 2.1 million houses. First organization that came to our help was the World Bank. The Asian Development Bank committed $400 million. The Islamic Development Bank committed $200 million. कराची के इलाके लाइट हाउस में एंटी इंक्रोचमेंट ने ऑपरेशन किया है और 58 दुकानें सील करके 5 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, राफे हुसैन से लेंगे। बताइएगा राफे। देखें, रमजान से पहले ट्रैफिक जाम से बचने के लिए इंतजामिया ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है और सदर के बाद अब ये टास्क दिया गया है असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम बंगवार को, जिन्होंने अपना चार्ज संभालते पहली दिन जो है वो लाइट हाउस और साइकिल मार्केट पर ये ड्राइव की है एंटी इंक्रोचमेंट की, और इसके दौरान 58 दुकानों को सील करके 5 अफराद को गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया गया है। बताया गया है कि लाइट हाउस और साइकिल मार्केटों के दुकानदार अपनी हदूद से बाहर थे और फुटपाथों पर और सड़कों के अतराफ में उन्होंने तिजाविरात कायम रखी थी, जिनको अब खत्म कर दिया गया है। नए तैनात उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी और FIR भी होंगी, सामान भी जब्त होगा और गिरफ्तारियां भी करेंगे। इसके अलावा नालों और कचरा कुंडियों की जगहों का भी सर्वे किया गया है। जो नाले खुले या कचरा कुंडियां सड़कों पर होंगी उनको भी खत्म किया जाएगा। बहुत शुक्रिया राफे।
اٹلی نے اپنے پہلے ہی ICC ایونٹ میں دھماکہ کر دیا. نیپال کو 10 وکٹ سے آؤٹ کلاس کر کے تاریخ رقم کر دی. آسٹریلوی نژاد اطالوی بھائیوں کی جوڑی نے 124 رنز کا ہدف بغیر کسی نقصان کے پورا کیا. سری لنکن شہر کولمبو میں کیفے کراچی. اس کیفے میں لذیذ پاکستانی کھانے ملتے ہیں. مزید بتا رہے ہیں نمائندہ خصوصی کھیل شاہد ہاشمی. کولمبو میں کیفے کراچی حیرانگی کی بات تو ہے، لیکن پاکستانی ہر جگہ ہوتے ہیں اور اچھے کھانے کھلاتے ہیں جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. کیفے کراچی کس لیے کھلا اور کب سے کھلا؟ کیفے کراچی کو ادھر 1 سال ہو گیا ہے. پہلے پارک روڈ پہ تھا، تو یہ ہم نے کھولا ہے کہ جو پاکستانی باہر سے آتے ہیں یا میچز دیکھنے آتے ہیں تو وہ کھانا کھائیں، ان کو گھر کی یاد آئے. گھر کی یاد آئے اور میچ کے دوران، ورلڈ کپ کے دوران اچھے کھانے ہوں تو کیفے کراچی آئے. بھارت کے خلاف میچ میں شاہین آفریدی مختلف نظر آئیں گے. عثمان طارق سے بھی اچھی بولنگ کی توقع ہے. سابق کرکٹر باسط علی کے پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. کہا بابر اور رضوان سے اوپننگ کرانے والے بے وقوف تھے. کامران اکمل نے کہا میچ جیتنے کے لیے بابر اعظم اور صاحبزادہ فرحان کو پرفارم کرنا ہوگا. ابرار اور عثمان میچ جتوا سکتے ہیں. پروگرام میں مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا محمد رضوان کا. اداکارہ ہیرا سومرو بنی ہر لمحہ پرجوش کی مہمان. عادی نے برجستہ چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیری. اور ٹائم سے ڈراموں میں کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. نن ادر دین ہیرا سومرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سری لنکا اٹلی انڈیا. غرور انسان کو لیٹ ڈوبتا ہے. کامران اکمل اب جسٹیفیکیشن نہیں دینا، اب جسٹیفیکیشن نہیں دینا. ہٹانے کی گالیاں، ہٹانے کا اٹلی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. عثمان طارق مجھے لگتا ہے ہمارے لیے کچھ کرے گا. انڈیا کے ساتھ ہمارا میچ ہے، ہم ڈپینڈ ابرار اور عثمان طارق پہ کریں گے. یہ دونوں تھریٹ ہے انڈین بیٹرز کے لیے. آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں بہت زیادہ اپنے اسپنرز پہ. مجھے ارلی آن پاکستان کی بولنگ سب سے ویکسٹ پارٹ لگ رہا ہے اس وقت. مجھے لگتا ہے شاہین شاہ آفریدی اس میچ میں بالکل آپ کو ڈفرنٹ نظر آئے. صاحبزادہ فرحان پہ بہت زیادہ. بابر کے جو رنز ہوئے ہیں نا لاسٹ میچ پہ، وہ نظر آنے چاہیے اب سنڈے والے دن. وہ لوگ اسٹوپڈ تھے جنہوں نے بابر اور رضوان کو اوپنر بنایا. تو اتنا گیسٹ آئی ہے، اتنا وسیع بتا بھی نہیں آیا. گیسٹ آتی ہے تو ہمیں بتانا پڑتا ہے گیسٹ ہے، ہمارے پینل کا حصہ نہیں. اداکاری کرنا میرے لیے ڈیش ہے. حلوہ میچ ہے آسٹریلیا زمبابوے، کینیڈا UAE USA نیدرلینڈ. آسٹریلیا UAE نیدرلینڈ. آسٹریلیا UAE نیدرلینڈ. آسٹریلیا UAE نیدرلینڈ. کوئٹہ میں آج سے 3 روزہ بسنت منائی جا رہی ہے. مارکیٹ میں نوجوان پتنگوں کی خریداری میں مصروف ہیں. ہمارے نمائندے عزیز الرحمان کاکر گوردت سنگھ روڈ پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. بتائے گا عزیز الرحمان، کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں بسنت کی؟ کل سے کوئٹہ کی شہریوں کی جانب سے 3 روزہ بسنت منانے کا اعلان کیا گیا ہے. اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے گوردت سنگھ روڈ پر، جو کوئٹہ کا واحد شاہراہ ہے جہاں پر پتنگ ڈورز وغیرہ فروخت کی جاتی ہیں. کوئٹہ کے اس وقت بھی رات کے اس پر کوئٹہ کی شہریوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کل کی بسنت کے لیے کوئی گڈی اور کوئی ڈور وغیرہ خرید رہا ہے. کل سے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ میں بسنت ہے 3 روزہ. میں ابھی اپنے کزنوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں. بہت مزہ آ رہا ہے. کل آپ صبح دیکھو گے کوئٹہ کے رنگ، اور ہم انشاءاللہ لاہور کو بھی کراس کریں گے. جی بالکل، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بسنت میں کل لاہور کو مات دیں گے. جس طرح لاہور میں بسنت منایا گیا تھا، کوئٹہ کا بسنت اس سے زیادہ ہوگا. کل آسمان رنگ برنگ پتنگوں سے جو کھلکھلاتا ہوا نظر آئے گا. حکومت کی جانب سے بسنت منانے کا نہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، نہ اس پہ پابندی کی کوئی نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے، مگر شہریوں کی جانب سے کل پرسوں اور اتوار تک 3 روزہ بسنت منانے کا اعلان کیا گیا ہے. کہ الیکٹرک نے کراچی کی اعظم بستی میں کیمپ لگایا. صارفین کو بلوں کی آسان اقساط پر ادائیگی، میٹر اور نئے کنیکشن کے حوالے سے رہنمائی اور سہولت فراہم کی گئی. کہ الیکٹرک کے سہولت کیمپ سے 1,500 سے زائد صارفین نے فائدہ اٹھایا. ادارے کو 76 لاکھ روپے کے واجبات کی وصولی ممکن ہوئی. کہ الیکٹرک کے مطابق اعظم بستی میں صارفین پر واجبات تقریباً 87 کروڑ روپے تک پہنچ چکے ہیں. ترجمان کے الیکٹرک عمران رانا کے مطابق علاقے میں بلوں کی عدم ادائیگی اور بجلی چوری معمول ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے آواز نیوز.